यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज व्हाइट हाउस में मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात से पहले चर्चा है कि यूक्रेन रूस युद्ध की कीमत आखिर कौन चुकाएगा। रूस के हालात को देखते हुए ये तो साफ हो चुका है कि वो हर तरह के फायदे में है। कीमत यूक्रेन को ही चुकानी है और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की दुविधा में है। अगर वो पीछे हटते हैं तो रूस के साथ साथ अमेरिका के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं अगर वो डील के साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। बताया जा रहा है कि रूस के साथ में युद्ध खत्म करने की एक त्वरित समझौता भी करना पड़ सकता है, जिसके बदले अस्पष्ट सुरक्षा गारंटी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए क्षेत्र छोड़ने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और ऐसा होने पर मॉस्को भविष्य और ताकतवर और हो सकता है और वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात के लिए पहुंचे ज़ेलेंस्की के सामने एक अस्तित्व वाली चुनौती जरूर नजर आती है। आपको बताएं, अलास्का में व्लादिमीर पुतिन के साथ में युद्ध विराम को दरकिनार करने वाली शिखर वार्ता के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के लिए ज्यादा विकल्प नहीं छोड़े। फरवरी में जिस तरह से व्हाइट हाउस में उनकी पिछली मुलाकात हुई थी, उस दौरान ट्रंप के साथ में काफी तल्ख तेवर जरूर नजर आए थे। तीखी बहस और सैन्य सहायता की अस्थायी रोक ने हालात को और भी ज्यादा नाजुक बना दिया था। उस समय की जो वार्ता थी वो काफी गर्म मिजाज वाली नजर आई थी। लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की के साथ यूरोपीय नेताओं का एक समूह भी है, लेकिन उनके पास में निर्णायक शक्ति नहीं है। लेकिन उनकी समूह की जो मुंह है का जो एक ताकत है वो क्या रूप दिखाएगा, ये देखने वाली बात है। ये जो समूह है ये ट्रंप से ये जानना चाहेगा कि ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक की योजना में अमेरिका यूक्रेन को क्या सुरक्षा गारंटी दे सकता है। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही कोई परिणाम हासिल करने में विफल रहे, लेकिन अब उन्होंने गेंद एक तरह से यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पाले में डालने की कोशिश की और ज़ेलेंस्की को युद्ध समाप्त करने की नसीहत दी। आज हम इसी पूरी मीटिंग के बारे में चर्चा करेंगे और सभी मुद्दों पर हमारे साथ में जो तमाम खास मेहमान हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले जानिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक से पहले ये जरूर स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की को रूस की कुछ शर्तों पर सहमत होना होगा। और अब वो शर्तें क्या हैं, चलिए ये भी आपको जल्दी से बता देती हूँ। दरअसल ज़ेलेंस्की के सामने दो बड़ी शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त है क्रीमिया का दावा छोड़ें, कानूनी रूप से रूसी नियंत्रण में क्रीमिया हो और यूक्रेन की संप्रभुता को बड़ा झटका लगेगा। बंदरगाह, ऊर्जा संसाधन यूक्रेन से इस दौरान छिन सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। और काला सागर में यानी ब्लैक सी में सैन्य स्थिति कमजोर हो जाएगी। अब अगर हम दूसरी शर्त की बात करें, पहली शर्त और दूसरी शर्त दोनों जरा जान लीजिए। क्रीमिया का दावा छोड़ने की बात है, यूक्रेन की संप्रभुता को बड़ा झटका लगेगा क्रीमिया का अगर छोड़ा जाता है। दूसरी शर्त ये कि कोई अनिवार्य सैन्य गारंटी नहीं होगी और नाटो में शामिल ना होने की बात भी कही गई है। बंदरगाह, ऊर्जा संसाधन यूक्रेन से छिन जाएंगे पहली शर्त को अगर यूक्रेन मानता है क्रीमिया के दावे के अनुसार, और नाटो में शामिल अगर नहीं होता है तो सामूहिक रक्षा की कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। दरअसल नाटो से ही एक तरह से विवाद रूस और यूक्रेन के बीच में शुरू हुआ था। अब इन दोनों बड़ी शर्तों की एक और बड़ी बात है कि काला सागर में सैन्य स्थिति जाहिर सी बात है यूक्रेन की कमजोर हो जाएगी, लेकिन रक्षा बजट लंबे समय तक बढ़ाना हो सकता है नाटो में अगर शामिल नहीं होते हैं तो, क्योंकि जाहिर सी बात है एक नाटो ही एक तरह से ढाल के तौर पर यूक्रेन की नजर आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसको और इस तरह से समझिए कि जिस तरह से नाटो में शामिल नहीं होने की बात होती है तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूक्रेन के पास में फिर बचा क्या। अब चलिए जान लेते हैं कि क्रीमिया रूस के लिए जरूरी इतना क्यों है। दरअसल काला सागर और आजोव सागर के बीच में ये मौजूद है। अब कर्च पुल के जरिए रूस को क्रीमिया जोड़ता है। रूस में गर्म पानी वाला एकमात्र नेवल बेस यही माना जाता है। और आपको ये भी बता दें 1994 में सोवियत संघ ने यह हिस्सा एक तरह से यूक्रेन को सौंप दिया था। 2014 में रूस ने इस इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। 2014 तक अब तक कम से कम 20 अरब डॉलर से ज्यादा का रूसी निवेश इस इलाके में नजर आता है। 2022 में यहीं से यूक्रेन के खिलाफ
बड़े ऑपरेशंस जो हैं वो एक तरह से शुरू रूस की तरफ से नजर आए थे। यूक्रेन के खिलाफ यहीं से ही एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू हुआ था। तो क्रीमिया हो या फिर नेटो का मामला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जब आज ये मीटिंग होगी तो इस दौरान कई बड़ी बातें जरूर सामने आएंगी, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जो है वो जुड़ रहा है, आपको जल्दी से मिलवा देती हूँ। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल अभय कार्की जी जुड़ रखे हैं, पूर्व राजदूत मंजू सेठ जी इस समय इस चर्चा में हमारे साथ में मौजूद हैं, जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज कौल इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। आपको ये भी बता दें, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकिन जाकिर हुसैन साहब आप ही से इस पूरी चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। विदेश मामलों का आप काफ़ी अच्छे से लगातार इस पूरे मामले को नज़र बनाए हुए हैं और लगातार उस पर स्टडी भी कर रहे हैं। सर ज़रा समझाइए ये मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट है। ये मुलाकात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अलास्का का अगला स्टेप है, अगला चरण कहा जा सकता है, जिसमें ट्रंप और पुतिन एक साथ मिलकर बातचीत किया था, लेकिन पब्लिक में कुछ ऐसा आया नहीं। लेकिन धीरे धीरे जो है इनके विटकॉफ और लोगों ने इसका थोड़ा थोड़ा परतें खोली हैं। उसमें ये लग रहा है कि ट्रंप ने एक बात अपने सोशल ट्रूथ में भी कह दिया है कि इस मसले का अगर कोई निवारण कर सकता है तो वो ज़ेलेंस्की ही कह सकते हैं और उनको ये चीज़ माननी पड़ेगी। और 2 लाइनें रेखाएं उन्होंने खींच दी हैं, रेड लाइंस, जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि अब जो है क्रीमिया के वापस नहीं जा सकते, नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन जो है नेटो के में नहीं मिल सकता। तो अब बात यहीं पे आके रुक गई है और दो तीन चीज़ें जो हैं आगे बढ़ने जा रही हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स और सारे लीक न्यूज़ आ रही हैं। नंबर 1 ये है कि नेटो की आर्टिकल 5 है, जिसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की गई है कि एक के ऊपर अटैक तो सबके ऊपर अटैक माना जाता है। कुछ इसी तरीके का एग्रीमेंट होगा जिसमें पुतिन तैयार हो गए हैं कि अगर सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम इसको मानने को तैयार हैं। अब इसमें कंडीशन उन्होंने ये लगाई है कि डोनबास का रीजन जो है तो ये जो है बहुत ही मिनरल रिच है और इंडस्ट्रियली डेवलप है, जिसको यूएसएसआर के ज़माने में रशिया ने डेवलप किया था। ये रशिया ले लेगा और क्रीमिया ले लेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है टेरिटोरियल गेन को वो छोड़ देगा। अब देखना यह है कि ज़ेलेंस्की इस पे तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ना तो टेरिटरी हम छोड़ेंगे, ना नेटो का उनका जो डिज़ायर है वो हम छोड़ेंगे। तो लेकिन ट्रंप ने एक ख़ास बात सिग्नल ये दे दिया है कि कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है। अगर आप लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, लड़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अमेरिका उसमें उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेगा, आपको सारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपनी रेड लाइन शो कर दी है। उसके बावजूद भी जो है ज़ेलेंस्की जा रहे हैं, पूरा यूरोप जा रहा है, तो यही इसी के बीच में कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट होंगे। पुतिन का बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि जिस फ्लिप की भी हम बात कर रहे थे, आखिर ये है क्या, ये मैं अपने दर्शकों को बताऊं। दरअसल ये फ्रेमवर्क फॉर लास्टिंग इमीडिएट पीस, जिसे हम फ्लिप कह रहे हैं, युद्ध विराम पर कोई ठोस सहमति बने, ये जरूर कोशिश रहेगी कहा जा सकता है। और फ्लिप आखिर क्या है, युद्ध विराम क्या है? ट्रंप प्रशासन की तरफ से दरअसल ये अंतिम और तत्काल शांति रूपरेखा तैयार की गई है और ये इस प्रस्ताव में क्या है, उसमें है युद्ध रोकने की तमाम शर्तें, रूस और यूक्रेन के बीच में सीमाओं का अस्थायी निर्धारण और भविष्य की सुरक्षा गारंटी शामिल करना है। अमेरिका ये चाहता है कि यूक्रेन इस पर विचार करे ताकि लंबा खिंचने वाला युद्ध वो बंद हो और अमेरिका और यूरोप के बोझ को एक तरह से कम किया जा सके। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? मंजू सेठ जी, आप ही से मैं समझने की कोशिश करूंगी, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। ये मीटिंग सेकेंड फेज माना जा सकता है ट्रंप के लिहाज से, लेकिन अगर खासतौर से रूस और यूक्रेन के बीच में 2022 से जो हम तनाव देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ज़ेलेंस्की से इस बार की मुलाकात, जो पिछली बार वाली थी वो तो बहुत हॉट टॉक वाली थी, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी, आपको लग रहा है कि इस बार की ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट और निर्णायक हो सकती है? बिल्कुल, उम्मीद तो है कि निर्णायक होगी, लेकिन थोड़ा गिव एंड टेक करना पड़ेगा ज़ेलेंस्की को और रूस को भी, दोनों को। लेकिन जो रेड लाइंस हैं दोनों साइड्स की, दोनों को अगर वो क्लियर रखते हैं और मान जाते हैं दोनों साइड्स, तो उसमें उम्मीद है। लेकिन कहाँ जा सकता है, क्योंकि जब एक्चुअली नेगोशिएशन में बैठेंगे और एक्चुअली जो बातचीत होगी, ज़ेलेंस्की के लिए एक ये सेटबैक भी होगा कि वो कहते हैं कि हमारा हमने अपनी टेरिटरी दे दी है, लेकिन
अगर शांति आती है इससे सब गिव एंड टेक से, तो शायद वो मान सकते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प थोड़ा उनके ऊपर मेरा मानना है कि प्रेशर डाल पाएंगे। दोनों समझते कि आप अग्री करिए। हाँ, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा नोबेल प्राइज की भी उनको उम्मीद है, पीस प्राइज, तो उसके लिए वो अपना फुल कोशिश करेंगे कि ये लड़ाई रुके। लेकिन साथ में यूरोप साथ में खड़ा हो गया प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ, और कह रहा है कि हम आपके साथ हैं। और जो ये गारंटी की बात हो रही है, सिक्योरिटी गारंटी की जो बात हो रही है, या जो आपने जैसे कहा कि एक यूक्रेन, एक नेटो मेंबर पे सब पे माना जाएगा अटैक, हालांकि यूक्रेन को लिए उन्होंने क्लियरली कह दिया कि नेटो मेंबर नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा आगे बढ़े तो वो सिक्योरिटी गारंटी देनी होगी अगर रूस। बट मुझे लगता है रूस मान गया है। मेन जो इनकी जो लग रहा है अलास्का में जो टॉक्स हुए हैं उसमें काफी चीजें मानी गई हैं। उम्मीद है कि आगे ये एक प्रोग्रेस होगा इस वाले मीटिंग। बिल्कुल, ये वाकई में देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार ट्रम्प बार बार कहते रहे फाइनल पीस नॉट सीज फायर। ये शांति का एक तरह से प्रस्ताव है या ये दबाव, ये भी अपने आप में बड़ा बहुत दिलचस्प हो जाता है। यूएसए से हमारे साथ में डॉक्टर धीरज कौल जी मौजूद हैं, जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं। धीरज जी, बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू इंडिया डेली। मैं आपसे ज़रा ये समझना चाह रही हूँ कि बार बार क्रीमिया को लेकर बात हो रही है, या फिर ट्रम्प की तरफ से, यूएसए की तरफ से इंटरफियरिंग करते हुए ये स्पष्ट एक बीच में एक रेखा, एक लाइन खींचने की कोशिश की गई है और कुछ शर्तें जरूर डाली जा रही हैं। एक है नेटो, दूसरा क्रीमिया को लेकर। जरा समझाइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, खासतौर से यूएस या फिर रूस और यूक्रेन के लिए भी। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपके बहुत ही एस्टीम पैनलिस्ट मंजू जी की मैंने बात सुनी और जाकिर जी की भी बहुत एक्यूरेट बात सुनी। देखिए, मैं फैक्ट्स पे आता हूँ। मैं पर्सनली मल्टीपल टाइम्स यूक्रेन का दौरा कर चुका हूँ। आई हैव बीन टू ज़ापोरिज़िया, आई हैव बीन टू क्रीमिया, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो पहले तो ये समझना जरूरी है, आप हिस्ट्री में जाइए, जब यूक्रेन सेपरेट हुआ था तो कितनी बड़ी डिमांड थी यूक्रेन के सेपरेशन की। वन ऑफ द लीस्ट, आई रिपीट माई सेल्फ, Ukraine was one of the most pro-Russian favoring country and Belarus which did not really want it. लेकिन हो गया। लेकिन जो ईस्टर्न एरिया ऑफ रशिया है वो लोग हमें, यूक्रेन है, वो लोग हमेशा प्रो रशियन माइंडसेट के हैं। वो हमेशा बहुत उनकी फैमिलीज क्रॉस रहती हैं। तो ईस्टर्न यूक्रेन में बहुत स्ट्रॉन्ग, आप देखेंगे रशियन ही मोस्टली बोली जाती है। वेस्टर्न यूक्रेन में यूक्रेनियन बोली जाती है, जो पोलैंड एरिया के पास है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको वो दिखेगा एथनिक बायस और प्रायोरिटीज। लेकिन मैं वो बातें नहीं रिपीट करूंगा क्योंकि आपके पैनलिस्ट ने कर दिया है। तो हम बात करते हैं एग्जैक्टली कहां पे पेच फंसा हुआ है। एज ऑफ नाउ क्रीमिया इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। रशिया कभी भी क्रीमिया को वापस नहीं देगा, दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। नंबर 2, नेटो की मेंबरशिप। अगर आप देखिए तो प्री बाल्टिक नेशंस ने भी नेटो की मेंबरशिप ली, रशिया चुप रहा। लेकिन उसके बाद एक पैक्ट हुआ था, हिस्ट्री में जाइए, जिसके अकॉर्डिंगली जब यूएसएसआर टूटा था कि हम कभी भी ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेंगे नेटो, लेकिन रशिया वाज क्वाइट और वो करते रहे। तो उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन, उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि यूक्रेन डजंट बिकम अ पार्ट ऑफ नेटो, जिसपे ट्रंप ने बोल चुके हैं कि हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की का ये कहना है कोई भी पीस टॉक हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, कोई सिक्योरिटीज होनी चाहिए जो कि दी जाएंगी विदाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ नेटो। अब 2 पॉइंट्स आप मुझे 2 मिनट दीजिए, बहुत जरूरी है समझना। मैं इन एरियाज में पर्सनली जा चुका हूं, मैं आपको फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ नंबर्स देता हूं। देखिए, 2 एरियाज हैं, अगर आप देखें जो कि रशिया और यूक्रेन जो अभी हमारी बात करते हैं, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ यूक्रेन जो कि 44,600 स्क्वायर माइल्स का है, वो रशिया के अंडर है, जिसके अंदर डोनबास रीजन है, लुगांस्क डोनबास, जो 88% टेरिटरी रशिया होल्ड कर रहा है, और तकरीबन 6,600 यूक्रेन के अंडर है। इसके अलावा 2 और एरियाज हैं, ज़ापोरिज़िया और खार्कव, जो कि इंडस्ट्रियल हब है यूक्रेन का, जिसके 75% ऑफ द रीजन, जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, ज़ापोरिज़िया, जो अभी रशिया के अंडर आता है। हमने उसकी कंट्रोवर्सी मार्च में सुनी थी। इसके अलावा खार्कोव और सुमी रीजन, जिसके 400 स्क्वायर माइल भी इस टाइम रशिया के अंदर आते हैं, और कुछ एरिया है दिनीपर पेट्रोव्स्की का ओब्लास्ट, जिसके अंडर भी ये सब चल रहा है। तो अभी पेज कहां फंसा है, रशिया क्या रेडी है इस टाइम बेस्ड ऑन द अलास्कन मीटिंग। अगर आप रॉयटर्स की रिपोर्ट देखें तो रशिया माइट बी विलिंग टू रिटर्न सम पार्ट्स ऑफ सुमी और खार्कोव रीजन टू यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन को डोनेस्क और लुगांस्क के एरिया को देना पड़ेगा और वापस यूक्रेन को। और अगर आप और जाएं तो रशिया इज डिमांडिंग कि भाई यूक्रेन विड्रॉ करे
30% ऑफ डोनेस्क एरिया से वापस और हमें 9000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दे दे। और अगर आप और डेप्थ में जाएंगे तो सारा पेज इसी चीज पे फंसा हुआ है। और अब यूक्रेन का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, जिसकी वैलिडिटी पे भी एक बड़ा क्वेश्चन है, क्या वो पॉपुलर लीडर हैं इस टाइम यूक्रेन के नहीं कि नहीं, क्या उन्होंने एक वाइज डिसीजन लिया था नेटो का मेंबरशिप के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेके यूक्रेन को इसमें झोंकने के लिए। यूक्रेन इज अ डिस्ट्रॉयड कंट्री। मेरे बहुत मित्र वहां पे मेडिकल उसके अंदर है। एट द एंड ऑफ द डे आप मेरी बात को नोट करिए, हिस्ट्री विल जज ज़ेलेंस्की। एक आपने स्टैंड लिया, लेकिन आपने कंट्री में क्या तबाही करवाई है उसका भगवान ही बचाए। लेकिन ज़ेलेंस्की ने बोला है हम 1 इंच लैंड भी नहीं सिसेशन देंगे रशिया को। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं धीरज जी। धीरज जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं दूसरे गेस्ट का रुख करूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर ये कहा जा रहा है कि भाई लोगों में नाराजगी है ज़ेलेंस्की के स्टैंड को लेकर, नेटो को लेकर या फिर वहां के, लेकिन फिर तो क्या वो इस पूरे युद्ध में रूस के सामने सरेंडर करने के लिए क्या उस स्टेप को वो समर्थन करते हैं? क्या उस चीज के लिए वो ओके हैं? हाँ, मैं 1 मिनट में बताना चाहूंगा, ये वर्ड ही गलत है सरेंडर। क्योंकि आप सोच कर देखिए, आप न्यूक्लियर मिसाइल्स लगवाने वाले हैं रशिया के बॉर्डर पे, वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया ऑफ रशिया, जो कि पोर्ट लगता है वहां से, और वहां पे ब्लैक सी का भी मूवमेंट है। तो ये सरेंडर की बात ही नहीं। आपने एक एग्रेसिव अप्रोच दिखाया कि वहां पे आप नेटो की मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं, जिसपे रशिया डे 1 से मना कर रहा है। उसके बाद आपने तबाही करवाई, और ऑब्वियसली रशिया इज एन एग्रेसर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, उसको भी जज किया जाएगा। लेकिन ये बोल देना कि भाई ये वन वे प्रोवोकेशन है, दिस इज आई पर्सनली डू नॉट बिलीव, एंड हिस्ट्री विल टेक द जजमेंट। लेकिन ज़ेलेंस्की एक बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम 1 भी इंच लैंड नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये वॉर नहीं रुकेगी, और ट्रंप जितना भी लोग क्रिटिसाइज करें, पूरा एफर्ट डाल रहे हैं कि ये वॉर रुके। आज उनकी मीटिंग है, आई एम वॉचिंग इट लाइव, अभी तक शुरू नहीं हुई है। वी ऑल प्रे